अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फ्लो चार्ट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम। जैसे अगर हम फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं उसी ही तरह हमारे पास एल्गोरिदम होता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि फ़्लो चार्ट आप क्या करते हो, ग्राफिकली पिक्चर की फॉर्म में होता है, जैसे फ्लो लाइंस जैसे हमने पढ़ा था इस तरह से डायग्राम सिंबल्स की फॉर्म में होता है। लेकिन एल्गोरिदम क्या होता सेम ऐसे ही है, लेकिन वो होता है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में, स्टेप्स की फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पे दिए गया ना, ऐसे स्टेप्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हो, इसको आपने कोई सिंबल्स वगैरह के थ्रू डिज़ाइन नहीं करना होता। फ़र्क दोनों सिर्फ लिखने में फ़र्क होता है, लेकिन दोनों का काम जो होता है वो सेम ही होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, अब अगर इसकी आप डेफिनेशन देखें तो एल्गोरिदम हमारे पास एक सेट ऑफ स्टेप्स हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखे जाते हैं, और ये नेचुरल लैंग्वेज में होते हैं। वो लैंग्वेज जिसमें कोई भी इंसान इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, इसे उस लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती कि इसे आप अंडरस्टैंड ही ना कर पाओ। ठीक है, ये आपकी अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी लैंग्वेज की फॉर्म में ही लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी गई है, प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग टी। आपने चाय बनानी है तो उसके लिए क्या आप स्टेप्स लिखोगे। जैसे हम फ्लो चार्ट में स्टार्ट और एंड करते थे, यहाँ भी हमने स्टार्ट और एंड वैसे ही करना होता है। ठीक है, वहाँ सिंबल यूज़ करते थे, यहाँ कोई सिंबल यूज़ नहीं करना, यहाँ पे सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। जैसे सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, उसके बाद सेकेंड स्टेप किया है टेक अ कैटल। ठीक है, वहाँ वो कैटल हो गए जिसमें आपने चाय बनानी है। नेक्स्ट स्टेप है पुअर वाटर इन इट। कैटल में आप क्या करोगे, वाटर डालोगे। पुट द कैटल ऑन फायर, आप कैटल को क्या करोगे, चूल्हे पे रखोगे और आग जलाओगे। ऐड शुगर एंड मिल्क। ठीक है, उसमें आप शुगर और मिल्क जो आप डाल रहे हो जो आपने डालना है। उसके बाद नेक्स्ट है वेट टिल इट बॉयल। ठीक है, तब तक आप वेट करोगे जब तक वो बॉयल नहीं हो जाती। रिमूव द कैटल फ्रॉम फायर, जब बॉयल हो जाएगी तो क्या करोगे उसके बाद, रिमूव द कैटल फ्रॉम फायर, उसको कैटल को रिमूव कर लोगे। उसके बाद उसका एंड हो गया। ये इन्होंने अपने लिहाज से लिखा हुआ है। अब चाय बनाने के तो और भी तरीके होते हैं, तो आप अपना मेथड भी जो आपको आता है चाय बनाने का मेथड, आप वो भी उसको भी यूज़ करते हुए आप इस तरह से एल्गो डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी अपनी लैंग्वेज में, अपनी वर्डिंग में आप इसको जितने मर्जी स्टेप्स पे कर लें। जैसे कोई जो भी रेसिपी वगैरह होती है, हर रेसिपी तो अलग होती है ना, हर रेसिपी दूसरे की रेसिपी से कोई ना कोई फ़र्क लाजमी होता है, तो हर एक अपना अपना हिसाब होता है। तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे चाय बनाने का एक दिया हुआ है ना इन्होंने, चाय बनाने का एक एल्गोरिदम बनाया हुआ है, इसी तरह आप किसी और दूसरी चीज़ को लेते हुए भी आप इस तरह से एल्गो डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, ये आपने करके देखना है ताकि आपको सब पता समझ में आ जाए कि एल्गो एल्गो हम बनाते कैसे और एल्गो में कैसे काम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जांपल्स, फिर आपको समझ में आएगी कि ये कैसे डिज़ाइन होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम जैसे कि हम क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, उसको हम पहले एल्गो डिज़ाइन करते हैं। एल्गो डिज़ाइन करने के बाद हम उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखते हैं। आप एल्गो के बाद कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, और इसके अलावा आपका स्टेप होते हैं, ये नीचे डायग्राम में दिए गए हैं कि अगर जब आपके पास एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है, प्रॉब्लम के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लो। ठीक है, फ्लो चार्ट जब आप बना लेते हो, फ्लो चार्ट बनाने के बाद आप उसका एल्गो डिज़ाइन कर लेते हो। जब आप एल्गो एल्गो इसकी शॉर्ट फॉर्म एल्गो होती है, एल्गोरिदम पढ़ लो या एल्गो पढ़ लो आप। जब आप एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लेते हो तो उसके बाद हम इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखते हैं। यानी कि जो आप काम कर रहे हो ना, फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम का काम, ये काम कंप्यूटर में नहीं होता, ये काम आपकी अंडरस्टैंडिंग का होता है कि आप पहले उसको अंडरस्टैंड करो कि आपकी प्रॉब्लम है, आप उसको डिज़ाइन करना सीखो। ठीक है, उसको डिज़ाइन करना सीखो, उसको राइट करना सीखो, देन उसके बाद उसको कंप्यूटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, जब आप एक दफ़ा आप फ्लो चार्ट बना लेते हो, फिर आप उसी को देखते हुए एल्गोरिदम बना लेते हो, तो आप इसी को देखते हुए इजीली कंप्यूटर प्रोग्राम बना लेते हैं। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस थोड़ा थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अभी हम पढ़ेंगे, जब जब आपको एल्गोरिदम पढ़ाओगे तो आप साथ में उसके साथ फ्लो चार्ट को भी कंपेयर करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लिखने में डिफरेंस है। बिल्कुल उसी तरह जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिखोगे तो उसमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो एल्गोरिदम है वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है उसको हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में लिखते हैं ताकि आप उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सको, ईजीली उसको आप सॉल्व कर सको। तो उसके लिए सबसे पहले क्या उन्होंने कहा हुआ है कि आप क्या कंप्यूटर
प्रोग्रामिंग क्या होती है, जब कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो क्या करता है, पहले एल्गोरिदम राइट करेगा, यानी कि पहले उसका एल्गोरिदम कोई बनाएगा, देन उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि जब डिज़ाइनर जो है, जो बेसिकली जो चीज़ डिज़ाइन कर रहा है, जो प्रोजेक्ट प्रॉब्लम आई है उसने उसको डिज़ाइन करना है, तो वो सबसे पहले उसका फ्लो चार्ट बनाएगा, देन उसको करेगा एल्गोरिदम में कन्वर्ट। ठीक है, जब एल्गोरिदम में कन्वर्ट हो जाएगा फिर उसके बाद उसको कंप्यूटर में शो करवाएगा जाके। ठीक है, कंप्यूटर में उसको रन करके देखेगा, चला के देखेगा, और फिर चला के देखेगा, उससे पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, वो उससे तभी पता चल जाएगा जब वो उसका फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम डिज़ाइन कर रहा होगा। ठीक है, जब उसको फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम डिज़ाइन हो जाएगा तो उसके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम को चलाना या कंप्यूटर प्रोग्राम में रन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो ये आसानी के लिए होता है कि आप डायरेक्ट कंप्यूटर में उसको रन करने के बजाय पहले आप उसको ड्रॉ कर लो, उसको समझ लो, उसको लिख लो। ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका काम भी हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे हमने सिंबल्स पढ़े थे उसके फ्लो चार्ट के, उसी तरह एल्गोरिदम के भी कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जब उसमें यूज़ करते हैं। वहाँ तो सिंबल्स है ना, यहाँ पे आप सिंबल्स या वर्ड्स यूज़ करोगे। कीवर्ड्स जिन्हें कहा जाता है, कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स हमारे पास ऐसे कीवर्ड होते हैं जो पहले से बने होते हैं, पहले से मौजूद होते हैं, हमने उसको लगा के सिर्फ काम करना होता है। ठीक है, उन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास स्टार्टिंग, स्टार्ट। स्टार्ट में क्या होता है, स्टार्ट में सिंपल बताया जाता है, स्टार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये आपके एल्गोरिदम का स्टार्ट हो गया। ठीक है, आपका हर एल्गोरिदम स्टार्ट से स्टार्ट होगा। उसके बाद है, जैसे हमने इनपुट पढ़ा था, आउटपुट पढ़ा था, प्रोसेसिंग पढ़ी थी, और इसके अलावा डिसीजन वाला पढ़ा था। ठीक है, ये वो इसी में भी वही सारी चीज़ें होंगी लेकिन अलग अलग होंगी। जैसे उसमें इनपुट के लिए हम सिंपल यूज़ करते थे, यहाँ पे हम सिंपल इनपुट वर्ड यूज़ करेंगे। यानी कि अगर जब भी हमने यूज़र से कोई डाटा लेना होगा तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, इनपुट लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आगे डिस्क्रिप्शन में लिखा भी हुआ है कि आप यूज़र डाटा लेने के लिए इनपुट लोगे, और उसके बाद उसको किसी ना किसी नेम से आप उसको कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर लोगे। जैसे हम पीछे यूज़ करते हैं N0 N1 N2 जो यूज़ किया गया था। ठीक है, वो क्या थे, नेम थे। वो नेम क्यों लिए गए थे, ताकि हम उस नेम से कंप्यूटर मेमोरी में डाटा को सेव कर सकें। ठीक है, इसमें भी आप उस तरह से ही नेम लोगे, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसके बाद है सेट। सेट क्या करेगा, जो हमारे पास डाटा आएगा, जो डाटा को हमने कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करना है, उसको हमने कोई ना कोई नेम देना है, उसमें उस नेम में डाटा को सेव करने के लिए आप सेट यूज़ करते हो वर्ड, सिंपल। जैसे N0 है, N0 में आपने कोई भी वैल्यू डालनी है, तब उसके लिए भी क्या यूज़ करोगे, सेट यूज़ करोगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इसने कहा है कि क्या करता है, अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। यानी कि जैसे कि अगर N0 में पहले 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में N0 में 2 आ जाता है, तो हमारा डाटा अपडेट हो जाता है। अपडेट इसका मतलब ये होगा कि जो आपका जो N0 में जो 1 पड़ा हुआ था वो डिलीट हो जाएगा, वो वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, और जो N2 अब नई वैल्यू आई है ना, वो उसमें जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, उसको कहते हैं कि एग्जिस्टिंग डाटा, जिसमें पहले डाटा पड़ा होगा वो उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, उसमें नई वैल्यू डाल देगा, और पुरानी वाली जो होगी वो डिलीट हो जाएगी, वो नहीं चलेगी फिर। उसके बाद आता है डिसीजन। जब हमने कंडीशन यूज़ की थी ना, येस और नो की, उसमें जो चीज़ यूज़ होती है वो हमारे पास इफ़ का यूज़ होता है। जब हमारे पास सिंपल जो इफ़ वर्ड है ना, इफ़ वर्ड यूज़ होता है उस कंडीशन में, येस और नो की। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। इसमें बताना होता है ट्रू होगी तो कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, ट्रू होगी तो क्या होगा, और फॉल्स होगा तो क्या होगा। लेकिन इसमें फ़र्क क्या आता है, इसमें अगर इफ़ यूज़ होता है ना यस के लिए, तो इसमें एल्स कीवर्ड यूज़ करते हो आप फॉल्स के लिए। यानी कि अगर आपकी इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो वो चल जाएगी, अगर आपकी इफ़ की कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स का एक कीवर्ड यूज़ किया जाएगा वहाँ पे, जहाँ पे वो फॉल्स वाली कंडीशन को चलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसने एक एग्जांपल लिखी हुई है कि सपोज ए इज़ इक्वल टू 5, बी इज़ इक्वल टू 7। अब आप कहते हो इफ़ ए इज़ लेस देन 5, ए में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 5 इज़ लेस देन 5, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों इक्वल है ही नहीं। तो क्या करेगा, ये वाला जो है ना, सेट C to 10, ये नहीं चलेगा, इसकी बजाय एल्स चलेगा। एल्स में लिखा हुआ है C to 20, ये वाली चलेगी कंडीशन आपकी। ठीक है, ये आप आगे जाकर डिस्कस करोगे, आपको तब ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। एल्स हमारा बेसिकली यूज़ होता है ऑप्शन के लिए, ऑप्शनल होता है ये। ठीक है, आप एल्स नहीं भी यूज़ करोगे तब भी, हाँ, तब भी काम हो जाता है। लेकिन होता ये है कि
इफ़ अगर ट्रू के लिए यूज़ होता है तो एज़ में हमारे पास दूसरा रास्ता होता है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ इफ़ वाली कंडीशन नहीं चल रही तो क्या, तो हम कौन सी कंडीशन को चलाएंगे, उसके लिए हम एज़ यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारे पास एज़ नहीं होगा तो हमारे पास इफ़ के अलावा कोई भी कंडीशन वहाँ पे नहीं होती, उस पर उसके बाद जो भी स्टेटमेंट आ रही होती है उसको रन करना पड़ता है। ठीक है, उसमें फिर कोई कंडीशन की गुंजाइश नहीं रहती। इसी तरह गो टू है, जैसे हमने ऊपर एक पढ़ा था कंडीशनल लूप, कंडीशनल लूप नहीं, वो जो था रिपीटिंग वाला, कि वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा था। ठीक है, उसमें भी हम डिसीजन वाला यूज़ कर रहे थे और बार बार रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो हम गो टू यूज़ करते हैं। ठीक है, जो लूप की तरह काम करता है, जो बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहा होता है। इसी तरह आउटपुट हम सिंपल यूज़ करते हैं, सिंपल डिस्प्ले वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए हम सिंपल आउटपुट यूज़ करते हैं। और स्टॉप हमारे पास क्या होगा, एंडिंग पॉइंट होगा। स्टॉप यूज़ कर लो, एंड यूज़ कर लो, एक ही बात है। ठीक है, थैंक यू।